स्टार्ट कहाँ से होता है? ये हमारी टू नेशन थ्योरी, जिन्ना जी लाए, 46 का डायरेक्ट एक्शन। उसके बाद इंटरनली अगर आप जिन्ना की बुक भी पढ़ें, जिन्ना नाम से ही है उनकी ऑटोबायोग्राफी, तो उसमें हम कहीं पाएंगे ये चीज कि वो कहीं ना कहीं ये समझते थे, मतलब एक तो पॉलिटिकल आपका व्यू होता है कि आपको पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन अपने साथ करनी है, और दूसरा एक जो आदमी खुद पर्सनली सोचता है, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो लिखा है, तो वो ये बोलते हैं कि मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर हम साथ रहेंगे तो शायद ना इंडिया खुश रह पाए ना पाकिस्तान खुश रह पाए, क्योंकि इतने रायट्स, इतने कम्युनल रायट्स हो गए थे उससे पहले कि ये बहुत ब्लीक पॉसिबिलिटी थी कि हम दो नेशंस एक साथ रहें। और जब आपके अंदर से आवाज बोलती है कि हाँ ये भी जरूरी है, तो डबल इफेक्ट आता है किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन का। एक तो आवाम के लिए आप करते हो, पब्लिक के लिए करते हो, और एक आपका खुद इंटरनल सपोर्ट भी मिल रहा है उस डिसीजन को लेने के लिए। तो खुद भी ये सोचते थे कि हम साथ में सही नहीं रह पाएंगे। तो ब्रिटेन एंड्स इट्स colonial rule over the Indian subcontinent in August 1947, and thereby creating two nations, India and Pakistan. One which was secularly governed, India, and the other Islamic Republic of Pakistan. So the division, widely which is known as partition, made around 1.5 CR, 1.5 crore of people to flee their homes. मतलब इतना माइग्रेशन हुआ दोनों तरफ से। कहाँ कहाँ? एक तो इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे और एक इंडिया की ईस्टर्न बॉर्डर पे। आर्टिफिशियल लाइंस क्रिएट कर दी गई। पंजाब है, जैसे पंजाब की साइड, दोनों पंजाब है, उधर भी पंजाब स्टेट है पाकिस्तान की, हमारे यहाँ भी पंजाब स्टेट है। बिल्कुल आर्टिफिशियल डिविजन्स हुए, कोई नेचुरल बैरियर या कल्चरल बैरियर नहीं था। आर्टिफिशियल लाइन, जो कि हम वेस्टर्न बॉर्डर पे जानते हैं इंडिया पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं उसको, रेड क्लिफ लाइन बनाई गई। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि 3 स्टेट्स, कश्मीर, बहुत सारी स्टेट्स थी, प्रिंसिपैलिटीज थी, जिनको की ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन कि आप स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करें, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो सारी स्टेट्स मर्ज हो गई। वो पॉलिटिकल वो है सब्जेक्ट, वो आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इंटरनेशनल रिलेशंस में उसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा वो। तो बहुत सारी स्टेट्स हुई, कश्मीर एक स्टेट, दूसरी जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। ये 3 स्टेट्स इंडिया में मर्ज नहीं हुई 15 अगस्त 1947। अब इन 3 स्टेट्स के बारे में हम जानेंगे क्या क्या हुआ। तो 1947-48 में जो एक वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उसकी एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको क्या हुआ, जिससे स्टोरी बताने से आप बेटर समझेंगे। तो पहले तो क्या हुआ कि पाकिस्तान ने सोचा कि भाई ये मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका नहीं भी है। जम्मू कश्मीर पूरा देखते उस समय तो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी बहुत थी, मेजॉरिटी में नहीं थे मुसलमान। जम्मू की हिंदू पॉपुलेशन, लद्दाख की मुस्लिम बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, और कश्मीर की मुसलमान पॉपुलेशन। तो ऐसा नहीं था कि पूरा जम्मू कश्मीर पूरा मुसलमान है, लेकिन उन्होंने ये प्ली लेते हुए कि मेजॉरिटी कश्मीर में मुसलमान है। वही हाँ, कश्मीर में मुसलमान ज्यादा थे। तो पाकिस्तान ने प्ली ली कि भाई हम यहाँ, ये एविडेंस है, बोलते तो ये है कि
पश्तून ट्राइब जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की थी, उसके लड़ाके भेजे गए थे, लेकिन उनके पास वेपन्स जो मिले उसमें कुछ पाकिस्तानी आर्मी के भी लोग थे। तो ये पूरा पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किया गया प्लान था। ये लोग घुसे। अब मैं आपको बताता हूँ, 3 जगहों से घुसे। अब जैसे ये श्रीनगर का मैप है, तो एक मैं आपको तरीका बताता हूँ इस चीज को याद करने का। देखो, आप यहां से आओगे तो ये आपको हाईवे है, NH1 है, तो आप ये जूडा से याद कर सकते हो। अगर आपका कभी मार्किंग आ गई तो मैं मार्किंग के तरीके सिखा रहा हूं। आप जूडा पहला मतलब, पहले इधर आप करेंगे जम्मू, फिर उधमपुर, फिर ये आएगा डोडा, और फिर अनंतनाग, और फिर श्रीनगर। ये आपका एक याद करने का तरीका है मार्किंग के लिए, है ना। उसके बाद गुलमर्ग, सोनमर्ग, उनकी पोजीशन में बताऊंगा आपको। लगभग आप यहां बोल सकते हैं कि द्रास है। वापस इसको रिमिक्स कर लेता हूं। लगभग आप मैप पे यहां बोल सकते हैं कि द्रास, जो कभी मैं बहुत टाइम से एक्सपेक्ट करता था कि क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अभी तक मेरे को लगता नहीं आया हुआ है। प्रीलिम्स में ही पूछ सकते हैं। जितने भी सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उनकी लोकेशन, है ना, नॉर्थ टू साउथ कौन सा है लगाने का हो सकता है आ जाए। तो द्रास सेक्टर, ये कारगिल लगभग इधर, फिर इधर कहीं आएगा आपका अखनूर सेक्टर, फिर आएगा आपका ऊपर नौशेरा सेक्टर। ये आपने नाम सुने हुए होंगे सबकी, नौशेरा सेक्टर में कॉम्बैट हुआ, नौशेरा सेक्टर। उसके बाद ऊपर आएगा आपका पुंछ। मैं आपसे बार बार इसलिए बोलता हूं कि हर स्टेट का आप मैप बहुत ध्यान से पढ़ें। छोटे छोटे जम्मू कश्मीर, हर जगह, इनफैक्ट जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं और GS के लिए बहुत जरूरी है कि आपको हर स्टेट का मैपिंग आनी चाहिए। नॉर्थ टू साउथ आपको बहुत हद तक पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हर स्टेट में सिटीज हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, हर सिटी की इंपॉर्टेंस। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हर स्टेट की आप टूरिज्म की साइट खोल के रखिए, टूरिज्म की साइट देखिए, उनकी इंपॉर्टेंट लोकेशन, उसमें आपको फॉल्स मिलेंगी, कौन सी इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, वहाँ के फेस्टिवल, वहाँ का क्विजीन, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं आजकल कोई मतलब, क्योंकि आप ये देखिए कि हर टॉपिक पे एक लिमिटेड क्वेश्चन बन सकता है या लिमिटेड क्वेश्चन सेट होगा। अब क्वेश्चन बनाएंगे कहाँ से, लेकिन आपके पास फील्ड्स बहुत सारी हैं, तो जो उन्होंने फील्ड्स एक्सप्लोर नहीं की है तो आपको आगे रहना पड़ेगा मतलब UPSC से, कि ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। पुराना पेपर तो आप देखते ही है, वो तो पूछ लिया, अब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है वापस पूछने की। तो आपको हमेशा आगे रहना पड़ेगा, तो डाल में पाक। तो ये सेक्टर है। तो पहला जो 1940 का हमला हुआ, तो पहला एंट्री यहां से हुई। दूसरी एंट्री इन्होंने 12, इसके बाद कारगिल के बाद इधर आपको यहां बारामूला भी मिलेगा। हो सकता है मेरी लोकेशन थोड़ी सी इधर उधर हो मैप में, बारामूला, ठीक है, सॉरी मेरे को एक सेकेंड। बारामूला इधर है। तो एक एंट्री की इन्होंने पुंछ साइड से, एक एंट्री की इन्होंने बारामूला साइड से, और एक एंट्री की इन्होंने, ये लेटर एंट्री थी, द्रास कारगिल सेक्टर साइड से। तो आपको लड़ाई में अंदर क्या क्या हुआ वो बहुत जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको तब भी कुछ कुछ बताता चलूंगा। तो इसमें क्या हुआ, शुरुआत में गुलाब जो हरी सिंह थे, तो
उन्होंने एक्सीड नहीं किया था इंडिया को, तो उन्होंने बोला कि भाई हम अपनी स्टेट फोर्सेस का यूज करते हैं, जो जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्सेस थी, और फिर हम देखते हैं कि हम इनको कंट्रोल कर पाते हैं नहीं, क्योंकि ये बहुत अंदर तक घुस गए थे। और इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे काक, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, उन्होंने इनको थोड़ा मिसगाइड किया, राजा हरी सिंह को। तो जब स्टेट फोर्सेस बहुत हद तक हारती गई। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वॉर में जब स्टेट फोर्सेस के एक कर्नल थे राव रंजीत सिंह, इन्होंने बहुत टाइम तक कंट्रोल किया इन स्टेट फोर्सेस को, इन पाकिस्तानी फोर्सेस को और इन ट्राइब्स को, कि ज्यादा अंदर ना घुस सके। और बहुत मतलब वेलर की मौत मरे, मार्टियर हुए, और इनको इंडिया का सबसे पहला परमवीर चक्र मिला। इसलिए मैंने आपको ये बताना समझा सही। सबसे पहला परमवीर चक्र, हमारे चक्र क्या हुए 1950 में इंस्टीट्यूट हुए थे। आपको पता होना चाहिए कि जो वॉर टाइम के होते हैं, वॉर टाइम के मेडल्स मिलते हैं, वो आते हैं आपके परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ठीक है। और जो पीस टाइप के होते हैं वो आते हैं आपके अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र। ये पीस टाइम के होते हैं। और रिपब्लिक डे को और इंडिपेंडेंस डे को, दोनों को मेडल्स दिए जाते हैं, मतलब लोगों को डेकोरेट किया जाता है मेडल से। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, लेकिन मेरे को लगा कि आप थोड़ा इंटरेस्टिंग, इसलिए बताना चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों को मेडल से डेकोरेट किया जाता है, जिनको भी मिलते हैं मेडल। लेकिन पीस टाइम का हाईएस्ट मेडल कौन सा है? अशोक चक्र। और वॉर टाइम का हाईएस्ट मेडल कौन सा है? परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र और अशोक चक्र केवल 15 अगस्त को दिए जाते हैं, बाकी 26 जनवरी को, ठीक है। तो ये राव रंजीत सिंह को मिला। उसके बाद हरि सिंह को लगा कि काक ने मुझे गलत गाइड किया है और शायद अब हम कंट्रोल ना कर पाए, तो मजबूरन हरि सिंह ने भारत से बोला 24 अक्टूबर 1947 को कि भाई हमको आपकी मदद चाहिए होगी, ये बहुत अंदर तक घुस गए हैं। तो इंडिया ने बोला कि आप इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन करो, नहीं तो ये तो अगेंस्ट होगा कि हम किसी वॉर में घुस रहे हैं किसी दूसरी स्टेट के बिहाफ पे, क्योंकि आप तो अभी हमारा हिस्सा हो नहीं। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को। 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेज दी। और इस बैटल में 1948 के बैटल में एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है, मेजर सोमनाथ शर्मा। उनको भी परमवीर चक्र मिला इसी वॉर के लिए। तो फाइनली इंडिया ने इसमें, इंडियन फोर्सेस ने जीत हासिल की। बहुत सारे वॉर्स हुए, वॉर्स आपको जानने की जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस की पर्सपेक्टिव से जीत हुई इंडिया की। लेकिन हम, जैसा जवाहरलाल नेहरू ने बोला है कि हम यूएन इसलिए नहीं गए थे कि हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए, हम दो कंट्रीज आपस में बायलैटरली अपने रिलेशंस सुधार सकते हैं। हम इसलिए गए थे कि पाकिस्तान इज द एग्रेसर। तो पाकिस्तान की जो डीड है वो, उसको उसका जो भी पनिशमेंट है, जो भी सैंक्शंस है, वो मिलने चाहिए। हम इसलिए गए थे, हम इसलिए नहीं गए थे कि आप उसका सॉल्यूशन दे। और थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हुआ है चीजें, या उस टाइम का जो भी मजबूरियां रही होगी, हम बोलते ही हैं कि हम यूएन गए, जवाहरलाल नेहरू यूएन गए,
और यूएन ने बोला कि भाई जहां जिसकी फोर्सेस है जहां तक वहीं तक रहेगा, और एक सीज फायर अग्रीमेंट हुआ और एक लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दी गई जिस पोजीशन में अभी फोर्सेस है उस पोजीशन में। तो जो ये आप लाइन ऑफ कंट्रोल देखते हैं यहाँ, ये सब ये तब की ही है। ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट ये पाकिस्तान पूरा घुस गया था इतने पार्ट में। इस टाइम पे यहां लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। सीज फायर एग्रीमेंट पे दोनों कंट्रीज के जो प्रीमियर थे उन्होंने साइन कर दिए। अब फिलहाल पोजीशन ये है हमारी कि इंडियन टेरिटरी, ये जो आपको डॉटेड वाइट दिख रहा है उसके नीचे वाली ही है, और जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है वो गिलगिट बल्तिस्तान का हो गया। ये भी इंपॉर्टेंस रखता है एक पार्ट, इसके बारे में आप मैपिंग भी इसकी देखिएगा कि स्कार्दू कहाँ है, गिलगिट कहाँ है, कौन सी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, शख्सगाम कहाँ से फ्लो कर रही है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज और जो है वो कहाँ से फ्लो कर रही हैं। तो वो आपको लेफ्ट हैंड कौन सी है, राइट हैंड कौन सी है, इंडस की शो कहाँ से मूव कर रही है। तो आपको सब, मतलब जब आप मैपिंग करेंगे तो आपको, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें एक फील आएगा कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं चीजें। आपको जब पता ही नहीं कि पोजीशंस क्या है, इंडस का है, अभी जब मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी बताऊंगा तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि इंडस कहाँ है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, इंडस से कौन सी नदी कहाँ मिलती है, रवि कहाँ मिलती है, ब्यास से सतलज कहाँ मिलती है, इंडस से चेनाब झेलम कहाँ मिलती हैं। तो जब आपको पोजिशनिंग नहीं पता तो आप चीजें अटेम्प्ट करने में आपको मुश्किल होगी। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि मैप पढ़िए। तो अभी इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ अभी, इसलिए ये न्यूज में गिलगिट पर जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो पाकिस्तान ने भी गिलगिट बल्तिस्तान को फिफ्थ अपनी प्रोविंस बना दिया। पहले ये इसको एक ऑटोनॉमस सी एक गवर्नमेंट दे रखी थी इन लोगों ने, लेकिन 370 के बाद इसको फिफ्थ प्रोविंस बना दिया इंडिया के रिटेलिएशन में। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। दो आपको मैंने बताया, मेजर सोमनाथ शर्मा और रणजीत सिंह, इन लोगों को परमवीर चक्र मिला। अब आपको पता होना चाहिए परमवीर चक्र और महावीर चक्र, मैं बहुत डाइवर्ट करूंगा इन चीजों को, लेकिन आपको किसी दिन मैं बताना चाहूंगा कि परमवीर चक्र महावीर चक्र में क्या फर्क है, किसमें ब्लू रिबन होता है, किसमें ऑरेंज रिबन होता है, किसमें लोटस होते हैं, किसमें चक्र बना हुआ है, किसमें एम्बलम बना हुआ है। ये आपको डिफरेंस पता होने चाहिए तीनों चीजों पे, पीस टाइम भी और वॉर टाइम भी। ये आपके एक्स्ट्रा मिसलेनियस चीजें हैं। ऐसे 3-4 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं यूपीएससी में कि जो पढ़ाई में नहीं आएगी कभी, लेकिन आपकी इंक्विजिटिवनेस से आप उसको जान सकते हैं। कोई आपको ऐसे पढ़ाएगा नहीं ये चीजें, ये आपको अपनी इंक्विजिटिवनेस दिखानी पड़ेगी कि हर चीज में मैंने परमवीर चक्र, सर ने परमवीर चक्र बोला तो मैं परमवीर चक्र देख लेता हूँ कि क्या है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेता हूँ। 2 मिनट का काम है, लेकिन आपकी नॉलेज भी एनहांस होगी। हर चीज पेपर के लिए नहीं करनी है, खुद का भी एक आपका स्टेचर है। आप कहीं जाते हैं, 10 लोगों से मिलेंगे आप जब सर्विस में आएंगे, कभी आर्मी वालों से मिले, कभी किसी से मिले, तो आपको चीजें आप पता होना चाहिए। यू शुड बी अप्राइज्ड ऑफ एवरीथिंग। तो यहां मैंने आपको ये बताया। अब क्या हुआ इसमें कि चलो ये बात का एस्केलेशन ग्लेशियर इशू होगा, आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, थोड़ा भी टाइमलाइन से चलते हैं। तो इंडिया एंड पाकिस्तान अग्री टू अ यूएन रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर अ रेफरेंडम। एक बार एक रेफरेंडम बोला गया इसमें, और लेकिन उसकी शर्त ये थी
उस रेफरेंडम की कि जो भी फोर्सेस है दोनों साइड से वो हटा ली जाए और पब्लिक को एक फ्रीली एक रेफरेंडम करने दिया जाए। ऐसी स्थिति कभी आई नहीं कि दोनों फोर्सेस हटे और इसलिए आज तक रेफरेंडम हुआ नहीं और ना होगा कभी। तो अगर रेफरेंडम की बात है तो रेफरेंडम नहीं हुआ है, द रेफरेंडम नेवर टुक प्लेस। उसके बाद ये बात हो गई आपकी जनवरी 1949 की, जब रेफरेंडम हुआ। उसके बाद क्या होता है कि 1960 में वर्ल्ड बैंक अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो तो वर्ल्ड बैंक की 5 इंस्टीट्यूशंस है। पहला है IBRD, फिर है IDA, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी एसोसिएशन। फिर आता है आपका एक IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिर एक आता है मीगा, जो गारंटी के लिए, रिस्क रोकने के लिए बिजनेसेस का। और फिर एक आपका आर्बिट्रेशन टाइप का ट्रिब्यूनल आता है। 5 इंस्टीट्यूट, ICSAD बोलते हैं उसको। तो 4 धड़ों में बटा हुआ है, जिसमें कि गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है वो वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड बैंक एक्चुअली 2 इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं मिला के, IBRD और IDA। तो जो गवर्नमेंट से डील करते हैं 2 इंस्टीट्यूशन वो है IBRD और IDA। जो प्राइवेट एंटिटीज को हेल्प करते हैं वो है IFC और मीगा, और एक ट्रिब्यूनल है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 2 इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट को फंडिंग करते हैं या गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। 2 इंस्टीट्यूशंस जो वर्ल्ड बैंक के हैं वो प्राइवेट है, और एक आपका, देखिए मेरे पास कुछ लिमिटेशंस है। जैसे अब मैंने आपको वर्ल्ड बैंक बोला तो मैंने आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दिया है ना, लेकिन मैं आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने आपको कोई ऐसी चीज स्किप हो गई, मान लीजिए कि मैं बता नहीं पाया, आपको थोड़ा सा इलेबोरेट नहीं कर पाया, तो आप खुद भी देख सकते हैं। और ये केवल क्लास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जब आप खुद भी पढ़े तब भी आप देखिए। कई बार हम क्या होता है, ये सबकी आदत होती है कि हम पढ़ के निकल जाते हैं, जबकि जो पढ़ के निकले उसमें से 1-2 पॉइंट का हमें मतलब नहीं पता होता है, तो वो हमें देखना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक ने सोचा कि हमें इनको, क्योंकि वहां बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इंडस वाटर पे, इंडस रिवर पे, मतलब दोनों कंट्रीज बना रही थी, क्योंकि इरिगेशन की जरूरत है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत है। तो वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा था उनको। तो इसमें जब डिस्प्यूट हुआ तो वर्ल्ड बैंक ने उनकी ब्रोकर की एक पीस, उसको बोलते हैं हम इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की। इसमें क्या बोला गया, और अभी वापस से न्यूज में है, क्योंकि अब बोला जा रहा है कि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, नेचुरल चीजें थी, वो अब 50-60 साल बाद बहुत चेंज हो चुकी है। वाटर फ्लो चेंज हो चुका है। तो 1960 की उसके बाद मतलब लगभग हमारी 115 मीटिंग हो चुकी हैं इंडस वाटर कमीशन की, इसमें कि इंडिया के इंडस वाटर कमिश्नर और पाकिस्तान के वाटर कमिश्नर बीच में पार्ट लेते हैं। 115 मीटिंग हो चुकी है ऐसी इस इशू को। ये कोई डिस्प्यूट नहीं है अभी इंडिया में, लेकिन हम इस पर डेलिब्रेशंस कर रहे हैं कि ट्रीटी चेंज होनी चाहिए। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या बोलती है कि जो वेस्टर्न रिवर्स है, वेस्टर्न रिवर्स कौन सी हो गई, इंडस, चेनाब, झेलम, ये 3 रिवर्स, इस पे पाकिस्तान के राइट्स हैं
जो ईस्टर्न रिवर्स है नीचे वाली, उस पे इंडिया के राइट्स है, रवि, ब्यास, सतलज। अब वेस्टर्न रिवर्स पे स्टोरेज, एक मिनिमम लेवल स्टोरेज अलाउड है, उसके ऊपर स्टोरेज अलाउड नहीं है। और केवल इंडिया वेस्टर्न रिवर्स पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना सकता है, और वो भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में चाहिए। कि मतलब पानी होल्ड नहीं कर सकते आप रन ऑफ द रिवर, मतलब आप पानी को एक मिनिमम लेवल से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में। तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जैसे आपका तुलबुल वाटर प्रोजेक्ट चल रहा है, किशनगंगा चल रहा है, पुकुल दल चल रहा है, रातले चल रहा है, ये सब चेनाब पे, ये सारे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। इस पे डेलिब्रेशन चल रही है। अब ये जो मीटिंग में आपको बता रहा हूँ 115 मीटिंग हो रही है। तो पाकिस्तान हमेशा क्या कोशिश करता है कि कोई भी इशू निकाल दो, और क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर्ड है, तो हम जैसी इंडिया कोई भी प्रोजेक्ट अपना चालू करेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो हम कुछ इशू निकाल देंगे और वो स्टॉल हो जाएगा इंडिया का प्रोजेक्ट। ऐसे कितने प्रोजेक्ट जो बन जाने चाहिए थे वो बने नहीं है अभी तक। सलल डैम वाला हो गया, वो तो पाकिस्तान में सलल, फिर इंडिया में आपका है पुकुल दल जो चेनाब पे बना रहे हैं, आपका रातले बना रहे हैं, फिर आपका झेलम पे जो है, जो श्रीनगर के पास है बिल्कुल, वो बन रहा है, तुलबुल है। तो ऐसे बहुत सारे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करता रहता है। तो 3 रिवर्स उधर वाली पाकिस्तान के राइट से फ्लो पे केवल इंडिया रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और कुछ हद तक पानी इरिगेशन के लिए यूज कर सकता है। ईस्टर्न रिवर्स पे ज्यादा राइट्स है इंडस वाटर ट्रीटी में। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी हो गई, चलो ये एक मामला बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में कि जो बहुत हद तक सुलझा हुआ है, या इसमें कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हुआ है अभी तक। इसके बाद हम देखेंगे 1965 वॉर। मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं, ये मतलब इसमें भी लग रहा है टाइम, लेकिन ये भी बहुत ब्रीफ है। हर चीज बहुत डिटेल में, हर चीज अगर आप किताब पढ़ेंगे, हर वॉर की किताब है अलग अलग। अयूब खान ने, पाकिस्तान के जो जनरल थे, उन्होंने लिखी हुई है अपनी किताबें, उसमें पाकिस्तान साइड की स्टोरी आपको पता चलेगी। इंडिया की साइड का पढ़ेंगे तो इंडिया की साइड की पता चलेगी। तो डिटेल में अभी आपके पास टाइम नहीं है, और उतना जरूरी भी नहीं है चीजें पढ़ने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कभी आपको फुर्सत मिले सिलेक्शन के बाद तो आप जरूर पढ़िएगा इन चीजों को। 1965 में क्या होता है कि अ सेकेंड वॉर बिगिंस ओवर कश्मीर। इस टाइम क्या होता है कि फॉरेन मिनिस्टर होते हैं आपके कौन, बेनजीर भुट्टो के पिताजी, और जो आपके प्रीमियर होते हैं वो होते हैं अयूब खान। तो इंडिया के साथ 2-3 चीजें हुई रहती है उस समय। फूड क्राइसिस, दूसरा हमारी आर्मी, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल शैम्बल्स में थी, आर्मी का बिल्कुल मोराल डाउन था, क्योंकि हम 1962 का वॉर हारे थे। ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई उस समय कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई तो इन लोगों को लगा, मैं ये बता रही कि भाई आर्मी की भी हालत खराब है, पॉलिटिकली भी थोड़ा इंस्टेबिलिटी है, और ये कंसीडर करें कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, वो थोड़े से कमजोर आदमी हैं। गलत फहमी हुई इन लोगों को। तो
वहां जो ब्रिगेडियर थे अजगर खान, वो उनको ये हुक्म दिया गया कि तुम पुंछ सेक्टर से और अखनूर सेक्टर से हमला करो। इस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, आर्मी का ही मोरल डाउन है। तो उन्होंने बोला कि ये हमला करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि हम वापस से एग्रेसर देखेंगे इसमें, और इंडियन आर्मी रिटेलिएट करेगी। फिर 1949 की हम सीजफायर ट्रीटी, सीजफायर करे हुए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसका उल्लंघन करेंगे। तो बोले कि नहीं नहीं, इंडिया अटैक नहीं करेगा, तुम तो करो। ये जब अटैक किया इन्होंने, तो मैंने आपको बताया लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान वाला नारा दिया। उस समय फूड क्राइसिस भी चल रही थी, फिर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ गया था। हमारे फार्मर्स को मोटिवेट करना था कि और अनाज उगाएं। तो इन लोगों को अंदेशा नहीं था कि जितना ही कमजोर समझ रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी को, उतने वो कमजोर है नहीं। उन्होंने क्या किया कि इधर तो जो अटैक किया उसको रिपल्स किया ही, हमने अपना फ्रंट राजस्थान से खोल दिया। हम अंदर घुसने लग गए, रास्ता पंजाब से खोल दिया, हम लाहौर तक पहुंच गए। शायद सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह गए थे हम लाहौर से, हम लाहौर तक पहुंच गए थे। तो पाकिस्तानी आर्मी एकदम से मतलब सरप्राइज रह गई कि हमने तो ऊपर किया था, इन्होंने तो सारे फ्रंट खोल दिए। उसके बाद यूएसएसआर की मदद से, देखो इस समय क्या है कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन देखोगे तो इस समय यूएस पाकिस्तान के साथ है, यूएसएसआर इंडिया के साथ है, ठीक है। तो यूएसएसआर की एक ब्रोकर ट्रीटी हुई जिसका नाम था ताशकंद अग्रीमेंट। ताशकंद का है, उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान का भी आपको मैप पता होना चाहिए। तो ताशकंद अग्रीमेंट हुआ। इसमें पॉइंट ये था कि जो 5 अगस्त जो वॉर चालू हुआ, उससे पहले जहां आपकी आर्मीज थी वहां वापस से लौट जाए। पहला ये चीज हमारे लिए बहुत दुखद रही एक तरीके से, क्योंकि हम तो लाहौर तक पहुंच गए थे। जब 48 में पाकिस्तान घुसा, तब तो आपने ये नहीं बोला कि भाई आप वापस से जहां जिस पोजीशन में थे वहीं रहिए, आपने लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी। और जब हम घुस गए तो आपने ये शर्त रख दी। खैर, उस समय हालात वैसे थे। अभी हमारा बोलना आसान होता है, जब इतने करोड़ों की जनता का देश आप चला रहे हो, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हुई हुई है, तो आपको जो भी वेस्टर्न कंट्रीज थी या यूएसएसआर ने बहुत प्रलोभन दिए। अभी भी आप देखिए कि यूएसएसआर की मदद से बहुत सारे आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं। तो बहुत सारी डायनेमिक्स हो जाती हैं आपकी किसी भी इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में। तो इंडिया ने ये अग्रीमेंट किया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को वापस देंगे एक दूसरी कंट्री को। ये जब मैं आपको सॉफ्ट पावर बताऊंगा कि सॉफ्ट पावर कैसे यूज कर सकते हैं आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में, ये तब आएगा। तो एक वापस से सीज फायर हो गई, ताशकंद अग्रीमेंट हो गया 1966 का, और वहां लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ भी हो गई। बोलते हैं सीआईए ने करवाई, लेकिन कोई ऐसे प्रूफ नहीं है। उसके बाद 1971, अब आप एक चीज देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक चीज बताता हूं। देखो पाकिस्तान में क्या है कि 1971 से पहले 2 पाकिस्तान थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। तो
पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, शिया सुन्नी दोनों है, आपको पता डिफरेंसेस पता होंगे। शिया जो है वो लीनिएज में प्रॉफिट मोहम्मद के जो पोते हुए उनको, अली को मानते हैं, और जो सुन्नी है वो अबू बकर को मानते हैं, जो उनके दोस्त या रिलेटिव जो भी है। इस शिया सुन्नी का तो ये डिवीजन हो गया। उसके बाद जो कम्युनिटी में जो कास्ट सिस्टम है वो आपको थोड़ा बताता हूं मैं क्या है। सबसे ऊपर होते हैं अशरफ्स। अशरफ्स जितने भी ओरिजिनल जो ये मुसलमान बोलते हैं, जिसमें सिंधी भी है, पंजाबी भी हैं, सैयद हैं, ये सबसे ऊपर की कास्ट है अशरफ। उसके बाद जो कन्वर्टेड हिंदू कन्वर्टेड मुसलमान है उनको ये बोलते हैं अजलफ। ये आपको मैं एक कास्ट सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब है, तो इनका जो कास्ट सिस्टम है वो इस तरीके से है। तो अजलफ हो गए जो कन्वर्टेड हिंदूज थे, और सबसे नीचे आते हैं अजरल। अजरल क्या है? जो अनटचेबल्स थे हिंदू में, वो जो कन्वर्ट हुए मुसलमानों में, उनको अजरल बोला जाता है। तो जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो या बांग्लादेश आप बोल रहे हैं, उसमें बंगाली मुस्लिम्स थे और कुछ नॉन बंगाली मुस्लिम्स थे, जो बिहार के मुस्लिम्स थे, जो कि पार्टीशन के वक्त आ गए थे वहां। तो अब आप देखो कि मैं आपको एक पाकिस्तानी क्लास में आपको थोड़ा सा 2-3 क्लास में पढ़ाऊंगा, तो आपको मजा आएगा थोड़ा सा समझने में भी। पाकिस्तानी आर्मी जो है, तो उसका जो टॉप ब्रास है, और जो मतलब मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी आर्मी में मतलब हायर पोजीशंस पे है, वो पंजाबीज है, पंजाबी मुस्लिम्स। तो जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान की, थोड़ा सा नीचे इस साइड पे, तो वहां के ज्यादातर आर्मी का होल्ड है। और बांग्लादेश में 1971 से पहले जो मेन गैरिसन्स थे या मेन सेंटर्स थे आर्मी के, वो जैसोर और कोमिला थे। तो होता क्या है कि जो भी आर्मी के डिसीजंस है या जो भी मेजर डिसीजंस है, उसमें वेस्टर्न पाकिस्तान की जो पॉपुलेस है या पॉपुलेशन है, उसका ज्यादा रोल है, और ईस्ट पाकिस्तान का ज्यादा रोल नहीं है। अभी 1971 के पहले हैं। आपको मैं कारण बता रहा हूं कि क्यों हुआ ये। 1971 के पहले हम, आप 1970 मान लो, 1970 में हम बैठे, जो भी पाकिस्तानी आर्मी का जितना भी टॉप ब्रास है वो सारा पंजाबी है या वेस्ट पाकिस्तान का है, और ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश में यही वेस्ट पाकिस्तान के लोग जैसोर और कोमिला में बैठे हुए हैं, और इनको सपोर्ट कर रहे हैं लोकल पॉपुलेशन में, जो कि बिहारी मुस्लिम है। देखो 1948 में एक स्पीच में जिन्ना ने बोला था ये चीज ढाका में जाके, कि उर्दू ही हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी, ईस्ट पाकिस्तान की भी और वेस्ट पाकिस्तान की भी। तो बंगालियों को लगा कि यार ये तो हमारे कल्चर पे आप वार कर रहे हो, ये तो हमारे कल्चर को ऑप्रेस करना हुआ। तो अंदर ही अंदर अपराइजिंग्स, रिसेंटमेंट होने लग गए ईस्ट पाकिस्तान के मुसलमानों में। तो और ये भी बोला जाता है कि इंडियन आर्मी, जो मैंने आपको बताया था बांग्लादेश की, जो उन्होंने एक लोकल आर्मी टाइप क्रिएट की थी, मुक्ति वाहिनी,
तो मुक्ति वाहिनी को इंडियन आर्मी कहीं ना कहीं ट्रेन कर रही थी, ऐसा बोला जाता है। मैं क्लेम के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत जगह बोला गया और लिखा गया है। तो पाकिस्तान को लगा यार ये तो इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, और ये जो बंगाली है वो बंगाली ईस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी में थे। अब क्या होता है कि जब इनको लगा कि ये मुक्ति वाहिनी वाले और जो बंगाली लोग हैं ये लोग हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और एक चीज ये बोली गई कि जो शेख मुजीबुर रहमान है, शेख मुजीबुर रहमान अगरतला में किसी इंडियन हाई कमिश्नर से मिले ये एक अपराइजिंग के लिए। तो उसके लिए मुजीबुर रहमान को, जो अभी शेख हसीना के फादर हैं, उसके लिए मुजीबुर रहमान को अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस, ये इंपॉर्टेंट है, अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस, इसमें गिरफ्तार कर लिया गया मुजीबुर रहमान को कॉन्स्पिरेसी के लिए अगेंस्ट द स्टेट, क्योंकि तब तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की पार्ट था। 1968 की बात है लगभग। उसके बाद जैसे ही इनको अरेस्ट किया गया तो ये तो बहुत भयंकर अपराइजिंग्स हो गई बांग्लादेश में। बंगालियों की नारे लगने लग गए कि बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश तो नाम ही नहीं था कहीं से, बांग्लादेश मतलब बंगालियों का देश, नारे लगने लग गए। जब सिचुएशन हाथ से जा रही थी तो आयुब खान ने सोचा कि बेटर है कि इनको इस केस को वापस ले लिया जाए और इनको छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया गया इनको, मुजीबुर रहमान को। उसके बाद क्या होता है कि 1970 में इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, और जो अवामी लीग है, मतलब मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग, वो ईस्ट पाकिस्तान में, मान लो ये ईस्ट पाकिस्तान है, ये वेस्ट पाकिस्तान है, तो ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीटें जीती है। और क्योंकि पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान से, आपको लगेगा ऐसे कैसे, ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा थी, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के एरिया जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है या जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो उतना डेंसली पॉपुलेटेड, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। ये अवामी लीग मेजॉरिटी में आ गई पाकिस्तान के इलेक्शंस में, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में इनको एक भी सीट नहीं मिली और यहां सारी सीटें मिली। और टोटल देखा जाए, क्योंकि दोनों एक देश थे, तो टोटल में मेजॉरिटी में थे। तो इसको तो मानने से मना कर दिया वेस्ट पाकिस्तान वालों ने कि भाई इसको हम नहीं मानेंगे, ये कैसे। तो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने जब वहां ये अपराइजिंग्स हुई और ये सब हुआ, तो वहां एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट, ये जर्मनी में ज्यूज के परसिक्यूशन के बाद का सबसे बड़ा कल्चरल वॉर टाइप का माना जाता है, जिसमें कि बंगालियों को, जितने भी मुजीबुर रहमान के सपोर्टर्स थे, जितने भी उन्हें लगा कि इंडिया के एजेंट्स हैं, जो भी उनकी अपोजिशन में था, सबको मार दिया, स्लॉटर कर दिया। ये देख के अप्रैल 1971 में
उन्हें इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बोला कि भाई अटैक कर दो अप्रैल के लगभग। सैम मानेकशॉ ने बोला कि नहीं, हो ही नहीं सकता, अभी बारिश आने वाली है, सारा दलदली एरिया है, जब बांग्लादेश में आप घुसते हो बहुत दिक्कत आ जाएगी, हमारे से ट्रेन नहीं है, ना वहाँ की मुक्ति वाहिनी ट्रेंड है, तो हम ये 4-5-6 महीने निकालते हैं ट्रेनिंग में और इंडियन ट्रूप्स को ऐसे टरेन में ट्रेन करने के लिए। तो लगभग आप मानिए कि दिसंबर 1971 में अ थर्ड वॉर इज फॉट एंड इंडिया सपोर्टेड द सेसेशनिस्ट ईस्ट पाकिस्तान। ये जब इंडियन आर्मी घुसी तो इनके जो आर्मी के कमांडर थे निजामी साहब, निजामी, इन्होंने बोला अयूब खान को कि भाई हमें सरेंडर कर देना चाहिए। अयूब खान बोले नहीं, तुम लड़ते रहो, सरेंडर नहीं करोगे। जबकि कुछ ट्रूप्स इनकी बर्मा म्यांमार होते हुए पाकिस्तान लौट गई, को लगा कि इंडिया आ गया अब तो मरेंगे। ये गए यूएस मदद मांगने। 1971 कौन होंगे? पाकिस्तान के रिचर्ड निक्सन, इनको भगा दिया। बोले कि तुमने एग्रेशन किया है, तुमने इतनी एट्रोसिटीज की हैं, उस पर ह्यूमन राइट्स इश्यूज पे भी यूएस प्रेशर में था। वापस लौट आए और फाइनली सरेंडर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए। निजामी साहब ने साइन किए, हमारे अरोड़ा जी थे ब्रिगेडियर। अब बहुत फेमस फोटो है वो सरदार जी अरोड़ा जी की और निजामी जी की। सरेंडर कर दिया। 63,000 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए। अब उसके बाद क्या होगा? वॉर के बाद कुछ ना कुछ अग्रीमेंट तो होगा, कुछ ना कुछ सीज फायर है, कुछ तो होगा। अच्छा, पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती और कर दी थी कि इनको लगा कि इंडिया बांग्लादेश में घुस रहा है, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पहले इंडिया के जितने भी एयर स्टेशंस हैं उस पे हमला कर दिया। आगरा तक पे कर दिया, इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन पे हमला। आगरा तक आ गए थे पाकिस्तान के जो विमान है। इंडिया ने तब भी बोला पहले आप घुसे थे, हम बाद में घुसे। इंडिया तब भी पहले नहीं घुसा, इसलिए मैंने आपको मेरे को जैसे याद आया तो मैंने आपको बताया कि पहले हुआ कि इंडिया नहीं घुसा, पाकिस्तान पहले वेस्टर्न साइड से घुसा था, आगरा स्टेशन तक आ गया बॉम्बार्डमेंट करते हुए। इंडिया घुस गया, दोनों साइड वॉर हुआ 1971 में। सबसे फेमस आपको पता है लोंगेवाला का वॉर है, झंब और भीमकरण, ये दोनों दो बहुत मेन जगह है जहां पाकिस्तानी आर्मी वहां तक पहुंची थी। अब 1971 का वॉर में एक और चीज हुई जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हम बहुत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइन, नॉन लैंड कर रहे थे, लेकिन जब जरूरत पड़ती है या जब ऐसी स्थिति आती है तो अच्छा, जब रिचर्ड निक्सन वहां गए ये यूएस, तो सपोर्ट में आया यूएस, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया। यूएस ने बे ऑफ बंगाल में अपना न्यूक्लियर कैरियर शिप भेजा इंडिया के अगेंस्ट।
फ्रांस के भी फ्लीट थी, लेकिन जब ये बे ऑफ बंगाल से अंदर घुस रहे थे, मतलब बे ऑफ बंगाल में ही बांग्लादेश की तरफ ये जब एंटर हो रहे थे, तो इन्हें दिखा कि रशियन न्यूक्लियर फ्लीट भी बैठी हुई है। इंदिरा गांधी ने रशिया के साथ 1971 का पीस एंड फ्रेंडशिप पैक्ट किया था, जिसके तहत एक तरीके से नाटो जैसी एग्रीमेंट थी, आर्टिकल 4 जो नाटो का है, कि भाई तुम पे हुआ अटैक तो मतलब मेरे पे हुआ है। तो ये जब देखा तो फ्लीट वापस लौट गई। तो अगर नॉन अलाइनमेंट का कोई भी चीज आती है तो हम एक पॉइंट ये दे सकते हैं कि कहाँ हम डिविएट हुए नॉन अलाइनमेंट से। हमने रशिया की मदद ली उसमें, यूएसए के अगेंस्ट या पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे हो रहा हूं, मेरे को मतलब स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज है, कहीं कुछ स्किप हो जाता है, तो मैं जब याद आते तो मैं वापस चला जाता हूँ, तो आप थोड़ा सा समझिएगा चीजों को। तो 1971 का वॉर खत्म हुआ, बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, और बांग्लादेश के क्रिएशन के बाद अवामी लीग की गवर्नमेंट आई। उसके बाद बहुत चेकर्ड रही है इनकी हिस्ट्री। डेमोक्रेसी जब आई उसके बाद कू हो गया 1974-75 में, मुजीबुर रहमान को मार दिया गया, उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया। केवल 2 सिस्टर, 2 बेटियां उनकी यूएस में थी, जिसमें से एक शेख हसीना है, वो यूएस में थी इसलिए बच गई। पूरी फैमिली को मार दिया इनकी आर्मी वालों ने। कू हो गया, फिर आए आपके जनरल जियाउर रहमान। चलो बांग्लादेश अभी हम छोड़ देते हैं, वो चीज है। तो वो चेकर्ड हिस्ट्री रही बांग्लादेश की। कू हुआ, फिर डेमोक्रेसी आ गई, अभी डेमोक्रेसी है, लेकिन बोला ही जाता है कि ये तो एक तरीके की अथॉरिटेरियन स्टेट ही है। तो अब पाकिस्तान अब बांग्लादेश को देख के बहुत अगर आप देखें बहुत सारे ह्यूमन इंडेक्सेस में या इकोनॉमी में पीछे रह गया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी। 71 के वॉर के बाद जो उस टाइम पे जनरल थे यहया खान, या उस टाइम पे अयूब या यहया खान, तो यहया खान और इंदिरा गांधी के बीच में शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट क्या है कि भाई आप एक दूसरे की इंटरनल मैटर्स में नहीं पड़ेंगे, फ्रेंडली कॉर्डियल रिलेशंस, इकोनॉमिक जो ट्रेड है वो वापस चालू करने का, 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर वो वापस करने का पाकिस्तान। देखो अभी भी इंडिया बहुत मतलब दयालु प्रवृत्ति का दिख रहा है। 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस किए। फिर आप दोनों कंट्रीज लाइन ऑफ कंट्रोल का रिस्पेक्ट करेंगी। तो ये 3-4 पॉइंट है शिमला एग्रीमेंट के। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शिमला एग्रीमेंट का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप कहीं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज बहुत जगह हो सकता है। शिमला एग्रीमेंट बोलता है कि हम अपने जो भी डिस्प्यूट्स है वो बायलेटरली ही निपटाएंगे, कोई तीसरी कंट्री का इंटरवेंशन नहीं होगा, हम आपस में ही रिश्ते बिगाड़ेंगे या सही करेंगे, कोई तीसरी कंट्री नहीं आएगी। तो शिमला एग्रीमेंट हुआ। अब शिमला एग्रीमेंट आपका जुलाई 1972 का है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज they both you can say signed an accord। और इसके 3-4 पॉइंट थे। क्या लाइन ऑफ कंट्रोल, मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि ताशकंद एग्रीमेंट पूछ चुका है। प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस करने हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल का
आपको रिस्पेक्ट करना है, इंटरनल मैटर्स में हाथ नहीं देना है, बायलैटरली अपने रिलेशंस निपटाने या सुधारने जो भी है, और प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस करने। अब इसके बाद क्या होता है कि इंडिया को लगता है यार कि ये यूएस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ये कहीं भी अपनी न्यूक्लियर फ्लीट भेज देता है, ऐसा तो नहीं चलेगा, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम पे न्यूक्लियर डिवाइस, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट किया। इस टेस्ट के बाद ही मैंने जब आपको एनपीटी आई थी वो बताया था, फिर सीटीबीटी आई। एनपीटी और सीटीबीटी दोनों का सिग्नेटरी नहीं है इंडिया। तो इंडिया इन 1974 conducted a nuclear test, becoming the first nation to be a nuclear state, but not a UN Security Council permanent member. पहला कंट्री था जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं था, लेकिन न्यूक्लियर स्टेट हो गया। तो फिर चीजें आपकी 1974 के बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट, सियाचिन ग्लेशियर पढ़ते हैं। अब क्या होता है, जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल साइन होती है तो जो सीज फायर एग्रीमेंट है यूएन का, उसमें ये लिखा रहता है कि जो बाउंड्री डिसाइड हुई है, देखो मैं आप ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, तो आप समझिएगा। इस पार्ट को मैं ऐसे बड़ा बना रहा हूं कुछ, ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जब आपका सीज फायर एग्रीमेंट हुआ तो यूएन के डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा है वो ये है कि NJ9842, ये जो इलाका, ये जो पॉइंट है 9842 तक हमारी बाउंड्री डिफाइंड है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, बाउंड्री नहीं सॉरी, लाइन ऑफ कंट्रोल डिफाइंड है। 9842 के बाद ये बोला जाता है कि वेदर, जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रिएट हो रही थी तो वेदर इतना खराब था कि 9842 के बियॉन्ड ही जा नहीं पाए। तो डॉक्यूमेंट में लिखा देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, क्या वर्डिंग थी, देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स आफ्टर NJ9842। यहां तक हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है, मतलब छोटे वाले का ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब यह 9842 तक तो हमारा है। ये 1984 का मैं आपको बता रहा हूं इंसिडेंस क्या हुआ। ये हमारे बीच में एक जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस है उनके बीच में जब राउंड ऑफ टॉक्स होते हैं तो ये डिसाइड हुआ था कि क्योंकि इतना 76 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, सॉरी 76 किलोमीटर लेंथ का ग्लेशियर है, तो और इतनी ठंड है, लगभग 6 किलोमीटर की हाइट, लगभग 6 किलोमीटर की हाइट है। तो इस इतनी एट्रोशियस कंडीशंस में दोनों आर्मी नहीं रह सकती। तो दोनों आर्मी से ये बोला जाता था कि भाई ठंड में जब आए तो अपने अपने बेस कैंप्स में उतर जाए और फिर वापस से अपनी अपनी पोस्ट ले लें। तो 1984 में पाकिस्तान ने क्या किया कि जब इंडियन फोर्स अपनी जो ऊंची चोटियों पे जो इनका मतलब होल्ड था वो जब नीचे उतर गए तो इन लोगों ने अपना प्रॉमिस तोड़ के ये लोग
उन पीक्स को कवर कर लिया। अब जब इंडियन आर्मी को ये चीज पता चली तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, और इसका मैं आपको आइडिया समझाना चाहता हूं कि ये सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो 1949 की जो वो था उसमें पाकिस्तान ने अपना एक पार्ट कर दिया था, चाइना को दे दिया, सीडेड इस टेरिटरी, ये जो सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना है ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट को और जो चाइनीज ऑक्यूपाइड अक्साई चिन है उसको ये सियाचिन ग्लेशियर जोड़ता है। अगर ये सियाचिन ग्लेशियर पे हमने अपना कब्जा छोड़ दिया तो चाइनीज टेरिटरी पाकिस्तान से कनेक्ट हो जाएगी, जो अभी कनेक्टेड नहीं है। ये देखिए आप डिसजॉइंट है, ये सियाचिन से ही कनेक्ट हो रहा है, डिसजॉइंट हो जाएगी। तो इसमें ऑपरेशन मेघदूत से पहले की और इंपॉर्टेंट स्टोरी बताता हूं आपको। उसमें हुआ क्या कि नॉर्वे जो यूरोपियन कंट्री है, वहां क्या है कि वहां तो पूरा टाइम ही बर्फ रहती है, तो वहां सारे वाटर मतलब सॉरी आइस स्पोर्ट्स जितने भी हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग या एक्सपीडिशंस होते हैं, तो वहां बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ठंड के कपड़ों की, जो कपड़े यूज होते हैं, जो आपके गैजेट्स हैं, जो चढ़ने के लिए यूज होता है माउंटेन्स पे सारे, तो वो मटेरियल्स वहां उस टाइम पे नॉर्वे में वो बनते थे। तो अब इंडिया को जब ये खबर लगी तो इंडिया को ये था कि भाई हम जाएंगे कैसे, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो इंडियन मिलिट्री का डेलीगेशन भेजा गया नॉर्वे कि भाई हमें इतने कपड़ों की जरूरत है ठंड के। तो नॉर्वेयन जो इंडस्ट्री थी वहां से जवाब, मतलब उन्होंने मीटिंग में जवाब दिया कि भाई हम आपको 2 महीने तक नहीं दे पाएंगे, 2 महीने के बाद दे देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर है। अब ऑलरेडी ऑर्डर है तो ये इंडियन लोगों को खटका कि भाई ऑलरेडी ऑर्डर क्यों है। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये ऑर्डर पाकिस्तानी आर्मी का है। तो पाकिस्तानी आर्मी का है तो इनको लगा कि ये तो अरे ऊपर चढ़ रहे हैं, ये तो सारा उनका वो प्लान है। ये जब खबर पहुंची तो रेजिमेंट जो गई कुमाऊं रेजिमेंट, तो उसके जो लोग थे उन्होंने बोला जो हमारे पास कपड़े हैं हम उसी के साथ चढ़ जाएंगे ऊपर। अब मरना या हारना है, अपनी देश की टेरिटरी है, उसको हम कैसे छोड़ दें। तो पाकिस्तान ने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो बना सिंह का है। मतलब जैसे उसमें पहले मैंने आपको बताया था कि मेजर सोमनाथ शर्मा और रंजीत सिंह, उनको परमवीर चक्र मिला, इसमें बना सिंह को मिला। इन्होंने क्या किया कि जो हाईएस्ट चोटी थी लगभग आप यहां मान लीजिए, उसका नाम रख दिया कैद पोस्ट। कैद पोस्ट कहां से नाम आया? कैद आजम मतलब जिन्ना। अब ऐसी जगह का नाम अपने सबसे बड़े नेता के नाम पे रख दोगे जो आपको पता है, जो आप हारने वाले हो। मतलब कितना बेवकूफी का मतलब नॉमेनक्लेचर था कैद आजम पोस्ट की। मतलब आप
किसी चीज का नाम अगर इंदिरा गांधी या मोदी या किसी नाम रखेंगे तो वो आपका एक प्राइड होता है देश का। आप जो कभी लूज करने की स्थिति जिस चीज की होती है उसका नाम कभी आप इतने बड़े लोगों के नाम पे नहीं रखते हो। तो बना सिंह ने ये कैदे आजम पोस्ट पे विजय हासिल की और इसका नाम चेंज होकर बना पोस्ट कर दिया गया, BANA, बना पोस्ट। अब मैं इसको आपको इसकी ज्योग्राफी बताता हूँ क्या है सियाचिन में। ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने पढ़ी हुई है चीजें तो बात अलग है, मेरा पढ़ाने का तरीका बुकिश नहीं होता, मतलब मेरे को जो समझ में आती चीजें वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये ट्राइंगल ये आप सियाचिन मानेंगे, ये आपका इंदिरा कोल है जो हम हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट NJ9842, ये पॉइंट हो गया आपका NJ9842। अब पहाड़ों में जो बर्फ वाले पहाड़ होते हैं उसमें घुसने के लिए आपको पासेस चाहिए होते हैं, मतलब दर्रे। तो पहला यह आएगा ग्योंगला, ये जो मेरे को याद है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत हद तक 95% मेरे को सही याद होगा, लेकिन अगर हो सकता है स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक्स हो तो आप देख लीजिएगा। ग्योंगला, बिलाफोंडला, ला मतलब पास, और ये सियाला, 3। अब वो बोलता है UN का जो पेपर है, देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। तो अब पाकिस्तान का क्या नॉर्थ है वो समझ में नहीं आता, उनकी क्या दिमाग है क्या नहीं है। वो बोलते हैं कि देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स मतलब हो गया ये लाइन, और इंडिया बोलता है नहीं ये लाइन है। अब इस अगर ये लाइन हो जाएगी तो ये पार्ट तो पूरा पाकिस्तान में चला गया, ये कनेक्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट इससे, इसके थ्रू। इंडिया बोलता है नहीं, तो ये इंडिया ने अपने कब्जे में लिया ऑपरेशन मेघदूत से। 87 में इन्होंने वापस ट्राई किया सियाचिन पे हमला करना, वो भी विफल हो गया। तो अब मैं आपको उसका जो ज्योग्राफी था वो बता रहा हूं। तो अब मैं दूसरी उसमें इसको अलग तरीके से मार्क करूंगा। ये हुआ ये NJ9842, ये हो गया आपका ग्योंगला, ये हो गया आपका बिलाफोंडला, ये हो गया आपका सियाला, ये हो गया आपका इंदिरा कोल, ठीक है। अब क्या है यहाँ कि ये इन पासेस के पीछे ये जो रेंजेस है इनको बोलते हैं सॉल तोरो रिच। तो जब क्या, अब देखिए अब क्या होता है कि जो माउंटेनियस वॉरफेयर होता है उसमें जो कंट्री ऊपर चढ़ी हुई है, मतलब ऊपर की हाइट ली हुई है और एक नीचे हाइट पे है, तो जनरली बोला जाता है कि अटैकिंग और डिफेंडिंग कंट्री, तो अगर अटैकिंग कंट्री का एक आदमी होगा तो डिफेंडिंग कंट्री के 3 आदमी चाहिए, क्योंकि जो अटैकिंग कंट्री है वो कहां से अटैक कर रहा है, मतलब छुप के अटैक कर सकता है, गोरिल्ला वॉरफेयर को पता नहीं चलेगी गोली कहां से आ रही है। तो ये माना जाता है कि एक मरेगा तो आपके 3 मरेंगे। लेकिन अगर माउंटेन की लड़ाई है, पहाड़ों की लड़ाई है, तो बोला जाता है उसका एक मरेगा तो आपके 9 मरेंगे। तो हाइट लेना, किसी भी कंट्री को हाइट पे अपना कंट्रोल लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सॉल तोरो रिच की, ये सॉल तोरो रिच एक हाइट देती है कि आप पूरा एरिया देख सकते हो वहां से, क्योंकि बहुत हाइट पे। तो इंडिया इसका कंट्रोल चाहता था सॉल तोरो रिच का, और उसके लिए ऑपरेशन मेघदूत हुआ जिसमें हमने सियाचिन पे कब्जा कर लिया। हर दिन 3.5-4 करोड़ रुपए खर्च होता है, और शायद सियाचिन में कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण जो सोल्जर्स मरे हैं वो बहुत ज्यादा हैं।
ना कि जो लड़ाई में मरे हैं वहां दोनों साइड पे। तो अब इंडिया की पोजीशन ये थी ऑपरेशन मेघदूत में, पहले ग्योंगला को हासिल किया, फिर बिलाफोर्ड को हासिल किया, और जो सबसे मुश्किल था सियाला पास, आखिरी में उसको हासिल करके बना पोस्ट हासिल करी, जो कि बना सिंह के नाम पे पड़ी, परमवीर चक्र जिनको मिला है। तो सियाचिन ग्लेशियर पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है आ भी जाए, कोई आइडिया नहीं है। तो आपको ज्योग्राफी उसकी पता होनी चाहिए कि सोल्टोरो रिज है पीछे, इनके 3 पासेस हैं, और अगर इस पे कमांडिंग हाइट्स पाली इंडिया ने तो वो पूरा एरिया को, इस पूरे एरिया को वो अपने निगरानी में रख सकता है। तो इसलिए हाइट्स लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारगिल वॉर आया, कारगिल वॉर में भी यही हुआ, जो आपकी बैटल ऑफ टोंगोलिंग है और बैटल ऑफ टाइगर हिल है, तो वो भी इसी कारण हुए कि जो कमांडिंग हाइट्स पे आ जाएगा जो कंट्री, वो राज करेगा। और इसलिए ही दोनों कंट्रीज ये कोशिश करती रहती है कि सियाचिन हमारे पास रहे। तो ये आपका सियाचिन, मैंने फॉरेन रिलेशंस में ऐसी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप बोलते रहते हैं सियाचिन सियाचिन, लेकिन चीजें हमें समझ में नहीं आती क्या है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा ज्योग्राफिकली चीजें समझाई कि क्या हो रहा है इसमें। अब हम कल क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, थोड़ा सा स्लो चलेगा है क्योंकि आपको मतलब इंडिया पाकिस्तान की हर चीज, हम सर क्रीक पढ़ेंगे, हम जो भी हमारी रीसेंट पोजीशंस हैं, रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, ये पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लगभग हर दूसरे साल, हर साल पाकिस्तान पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशंस का बनता है, क्योंकि हमारे इतने सारे डिस्प्यूट्स हैं कि हर बार कुछ ना कोई डिस्प्यूट हमारा लाइमलाइट में रहता है। तो आज हमने कौन कौन से डिस्प्यूट देखे? इंडस वाटर ट्रीटी, फिर कश्मीर इशू, 1948, 1965, 1971 के वॉर, उनसे रिलेटेड ट्रीटीज, फिर 84 का ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर वाला। अब हम कल कुछ और डिस्कशन लेके चालू करेंगे। टाइमिंग आपको बता दी जाएगी कि कल छुट्टी है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू।